मधु काकरिया जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, आप तो खुद ढाका, राजस्थान, कोलकाता के बीच आवाजाही करती रहती हैं और जंगल और जो विस्थापित पक्ष है या जिसको कहें पीड़ित पक्ष है, वो आपके लेखन में बार बार स्वर उभारता है। उस समाज का जो प्रेम है, ये राजस्थान से ढाका का जो प्रेम है, उसके बारे में बताइए। जब मैं आपका सवाल सुन रही थी तो मुझे एक सूफी कवि फरीद की याद आ रही थी। वो जब किसी से नाराज होते या किसी को बद्दुआ देना होता तो वो कहते जा तुझे प्रेम हो जाए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो उसका जीवन सामान्य नहीं रह पाता है। प्रेम के अपने तनाव होते हैं, अंतर्द्वंद होते हैं, विश्वास होता है, अविश्वास होता है, स्वप्न होते हैं, यथार्थ होता है। तो उनकी झिलमिल के बीच उसका जीवन एक प्रकार से वो फूलों पनी कांटों पर चलता है। और जब बात सरहद पार के प्रेम की हो तो आप देखिए कि इसमें दो सत्ताएं जुड़ जाती है। उनकी दुर्विसंधियाँ, उनकी इतिहास की मनमानियाँ, उनकी क्रूरता जुड़ जाती है। मैं एक जिंदा उदाहरण देके अपनी बात स्पष्ट करूंगी। मैं एक परिवार को जानती हूँ जो बिहार के नरेंद्रपुर के सिवान में रहते थे। दो मुसलमानों का परिवार था और एकाएक उस समय विभाजन के दंगे हुए तो एक परिवार सरहद पार पूर्वी पाकिस्तान चला गया। एक भाई का परिवार नरेंद्रपुर में ही रह गया। बरसों तक आवाजाही थी। उनकी एक लड़की थी नुसरत, वो पूर्वी पाकिस्तान अपने चाचू के घर में जाती थी। पड़ोस के लड़के से प्रेम हो गया और दोनों का प्रेम परवान तक चढ़ रहा था कि उसी समय जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हो गया, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, लेकिन उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। और चूंकि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जो बिहारी मुस्लिम थे, उन लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने। और जो नुसरत का प्रेमी था अफजल, वो भी संयोग से बिहार का था, तो उसे बिहारी मुस्लिम ही माना गया। और उस समय पूरा कत्ले आम बांग्लादेश में हो गया था। और जितने भी बंगाली मुस्लिम थे वो पकड़ पकड़ के बिहारी मुस्लिमों को मार रहे थे। फिर उस समय जेनेवा कन्वेंशन हुआ। आप लोगों ने सुना होगा कि जेनेवा कन्वेंशन हुआ और ये एग्रीमेंट किया गया कि इन बिहारी मुसलमानों को बचाने के लिए उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया और उसका नाम दिया गया जेनेवा कैंप। और इन सारे बिहारी मुसलमानों ने चूंकि पाकिस्तान का समर्थन किया था, पाकिस्तान आर्मी को समर्थन किया था, इसलिए इन्हें स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी यानी अटके हुए पाकिस्तानी कहा गया और इनसे इनके पासपोर्ट, इनके नागरिक अधिकार सब छीन लिए गए। अब आप सोचिए कि प्रेमिका है नरेंद्रपुर में, बिहार में, और प्रेमी है ढाका के डिटेंशन सेंटर में। दोनों की कोई गलती नहीं, लेकिन इतिहास की क्रूर शक्तियाँ, उसे वीज़ा तो क्या मिलता, उसके तो नागरिक अधिकार ही छीन लिए गए थे क्योंकि वो बिहारी मुस्लिम था। वो डिटेंशन जेनेवा कैंप में था। और जो उसकी प्रेमिका थी वो चूंकि पत्नी नहीं बन सकी थी, इसलिए भारत सरकार ने भी उसे वीज़ा नहीं दिया। अब आप सोचिए कि दोनों युवक युवतियाँ, दोनों के दिल के अंदर दो दो देश, हिंदुस्तान और बांग्लादेश मचल रहा है। दो नदियों का पानी उनके अंदर है, लेकिन किसी भी देश ने उन्हें नहीं अपनाया। 10 साल तक नुसरत इंतजार करती रही, लेकिन न उसके प्रेमी को वीज़ा मिला, न वो जा पाई। फिर 10 साल के बाद आखिर उसके प्रेम ने दम तोड़ा और कहीं उसने दूसरे से शादी की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरहद पार के प्रेम होते हैं उसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ें और जुड़ जाती है जो उतनी सहज नहीं होती है और जो लगता है कि मंजिल मिलेगी लेकिन मिल नहीं पाती है। तो ये एक विडम्बना है सरहद पार प्रेम की। विजय शर्मा जी, आप का जो लेखन या आपका जो कर्म है, उग्रवाम से आपका साबका रहा, वामपंथी लोग प्रेम को कैसे देखते हैं? मैं सर एक पन्ना लिख के लाया था, पॉइंट्स। 5 मिनट अगर समय मिलेगा तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद आप 5 मिनट में पढ़िए या 3 मिनट में पढ़िए। कोशिश करिए कि जल्दी, क्योंकि घड़ी की सुई दिखा रही है, हमारे कलाकार लोग भी हैं, तो आप पढ़िए, लेकिन मुझे मेरे सवाल का उत्तर देने के बाद। मैं जो आपने पूछा कि उग्रवाम से मेरा साबका रहा है, मैंने 20 बरस सक्रिय रूप से वो किया है और 10 बरस मैंने जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण किया है
और पत्रकारिता और तमाम तरह के साहित्य का भी थोड़ा बहुत काम किया है। और इसके बड़े लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, यहाँ बैठे हुए लोग भी गवाही दे सकते हैं, लेकिन मैं उन सबको डिजोन कर चुका हूं। बिल्कुल आपका सवाल मेरा भी सवाल है कि पूरी प्रगतिशीलता, पूरा सेकुलरिज्म, वह प्रेम की एंटीथेसिस है और उसका जीवनानुभव कुछ और है, सामाजिक रियलिटी कुछ और है, और वह दरअसल एक धीरोदात्त किसी आदर्शवादी किस्म की बातें करके खुद का मन भी बहलाता है और बाकी लोगों को बहलाता नहीं, भरमाता है। और जो कैच देम यंग कहते हैं ना, तो वो किशोर वय की दहलीज पर पैर रखते हुए लोग उसका चारा हैं। वह उन्हें दाने फेंकता है कई तरह की, आजादी की। अब आप पढ़ दीजिए। बहरहाल, तो जब मुझे टॉपिक मिला था पांडे जी से, जयप्रकाश पांडे जी से, कि हमारा विषय जो है वो सरहद पार प्रेम है, तो मेरे दिमाग में जैसा कि होता है कुछ बातें अचानक कौंधती हैं। तो सरहद पार का मतलब अगर मैं क्रॉस बॉर्डर लव कहता हूं, तो यह पद मुझे बहुत ही, पहले तो मुझे लगा कि इसे समस्यामूलक कहूं, लेकिन बाद में मैंने इसे बहुअर्थगर्भित कह दिया है। अर्थात इसकी विश्वसनीयता पहले भी नहीं थी और सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं था, शायद संभव भी नहीं था, लेकिन फॉरगेट और फॉरगिव के सांत्वना मूलक सिद्धांत के चलते इसे हम बर्दाश्त करते थे। मैंने क्यों यह सोच कर बर्दाश्त करते थे कि यह मान लेते थे कि इसके आशय नितांत व्यक्तिपरक हैं, जिसके कोई दूरगामी अंदेशे भी नहीं है, प्रभाव भी नहीं है। लेकिन असलियत में यह सरहद पार जो क्रॉस बॉर्डर है, यह पद यहाँ प्रयुक्त होता है, क्योंकि किसी भी शब्द के आगे जब उपसर्ग लग जाता है या बाद में प्रत्यय लगता है, तो वह जो शब्द होता है वह क्वालिफाइड हो जाता है। तो क्रॉस बॉर्डर का। विजय जी, एक अनुरोध बस करूंगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं बहुत संस्कृतनिष्ठ और परिष्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और हम लोग जब बात कर रहे हैं तो जो हमारे दर्शक हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग भी इसकी हो रही है, तो मैं चाहूंगा कम से कम आप ऐसी भाषा का प्रयोग जरूर करें जो सभी की समझ में आ जाए। अच्छा, मेरी हिंदी थोड़ी परिष्कृत है, थोड़ी आम बोलचाल। हाँ, उसको आप अच्छा। उसका जिस्ट बता दें। अच्छा, क्योंकि जिस्ट बता देता हूं। जी बता दे। तो क्रॉस बॉर्डर पद जब हमारे दिमाग में आता है, तो मेरे दिमाग में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग आती है, और स्मगलिंग पहले केवल सोने चांदी और कपड़ों की होती थी, अब वह नशे के पदार्थ, ड्रग्स की और LSD की होती है और RDX की होती है। यहाँ तक कि चूंकि हम लोग बंगाल रहते हैं, तो यहाँ पर पशुधन, गोधन की तस्करी होती है, और इसके साथ शायद स्त्रियों की भी तस्करी होती है। तो यह पद मेरे दिमाग में क्रॉस बॉर्डर के साथ प्रेम को जोड़ना मुझे थोड़ी सी ज्यादती जैसा लगता है। बहरहाल, अब अगर साहित्य पे लौटें, तो आजकल एक चलन चल रहा है, मेरे हाथ में एक किताब भी है, वो बड़ी मशहूर विश्व प्रसिद्ध किताब बन गई है, नाम शायद लेना उचित न हो, लेकिन मैं एक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। वह किताब जिसे बुकर मिला है, उसमें भी एक बुढ़िया है जो 70-80 साल की उम्र में आखिरी दिनों में वह अपने प्रेमी को ढूंढने पाकिस्तान चली जाती है। बहरहाल, सामान्य जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लेखक का जो काम है वह सामान्य जिंदगी के अनुभव को विशिष्ट बनाना है। लेकिन मैं तो देखता हूं कि हमारे समय के रचनाकार अपने व्यक्तिगत भी नहीं, जिसको चेरी पिकिंग कहते हैं, चेरी ऑन द केक, इस तरह कुछ निकाल करके उसे एक सार्वजनिक अनुभव का नाम देते हैं, जो कि साहित्य में शायद बहुत ईमानदार कोशिश नहीं है। नॉर्मली हम इस तरह का प्रेम नहीं पाते हैं, ना ही ये संभव है।